क्या फिर से चालू? बताओ, स्टार्टिंग का लिखी हो? अच्छा, बस यहीं से लिखी हो तुम? तो चलो स्टार्टिंग से वो कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो इतिहास की स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होती है, या इतिहास शब्द की उत्पत्ति हमको कहाँ से देखने को मिलती है? ठीक है, जैसे अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास, तो इतिहास किससे मिलकर बना हुआ है? तो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति प्लस ह प्लस आस, इसको मिलाकर हमारा क्या बनता है? इतिहास। ठीक है, इसको मिलाकर हमारा बन जाता है क्या? इतिहास। अगर यही हम अगर हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्टोरी की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है? हिस प्लस स्टोरी। अब हिस मतलब क्या होता है? पूर्व, और स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। यानी कि पहले की कहानी का जो हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब इतिहास का स्टार्टिंग कब से होता है, या कब से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, या ये नाम देने वाला, या इतिहास को पहली बार अगर कहा जाए कि किसने लिखा था या किसने इसके बारे में बताया था, या इतिहास के पिता कौन है? तो कौन है इतिहास के पिता? फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। जब यूनान और एथेंस के बीच युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध का इन्होंने आंखों देखा वर्णन अपने डायरी में, यानी कि हिस्टोरिका में किया था, और तब से इतिहास को क्रमबद्ध लिखना प्रारंभ हो गया। इसके पहले कोई भी इतिहास की घटनाओं के बारे में कहीं पे नहीं लिखते थे। ठीक है, और जब से जो कि हेरोडोटस ने इसकी शुरुआत की, तब से इतिहास को क्रमबद्ध, यानी कि हर कोई उसको लिखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, युद्ध कौन होता किससे होता है? तो यूनान और एथेंस के बीच में, और उसी युद्ध को उन्होंने खुद देखा था। अब इनके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई बुक की अगर हम बात करें, तो कौन सा है? वो है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने क्या लिखा? हिस्टोरिका। हेरोडोटस के द्वारा लिखी गए बुक का नाम हिस्टोरिका है। अब जो हेरोडोटस है, तो वो रहने वाले कहाँ के थे? हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे यूनान, जिसको ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ग्रीक। यानी कि यूनान या ग्रीक का रहने वाला कौन था? हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास को पहली बार लिखा था, या इतिहास शब्द की उत्पत्ति किया था। ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने कौन सी बुक लिखी थी? तो हिस्टोरिका लिखी थी। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान या ग्रीक के रहने वाले थे। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो कॉमन है। ठीक है, अच्छा, ये पूरे विश्व के इतिहास में एकमात्र हिस्टोरियंस है, इतिहासकार हैं, जिनको संस्कृत में अलग नाम से जाना जाता है। यानी एक तरह से ये क्या है? हेरोडोटस, अब उसको, अब यूनान का है, तो यूनान में तो अंग्रेजी वगैरह का ही मतलब चलने का प्रोसेस है, तो इनको संस्कृत में भी कुछ बोला जाता है। इनको संस्कृत में क्या बोला जाता है? हरिदत्त। तो किस इतिहासकार का नाम संस्कृत में हरिदत्त हमको देखने को मिलता है? तो वो है हेरोडोटस। ठीक है, इसको लिखना है, लिख लो इसको। अब इतिहासकारों ने इतिहास को समय के आधार पर, किस आधार पे? समय के आधार पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो देखो, इतिहास को समय के आधार पे बांटा गया है, धर्म के आधार पे बांटा गया है, पुरातात्विक खोजों के आधार पे इसको बांटा गया है। ठीक है, और संप्रदाय के आधार पे भी इसको बांटा गया है। तो हम समय के आधार पर इसका विभाजन करते हैं। तो समय के आधार पर अगर हम बात करें, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है हमारा? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास मतलब एंशियंट
एंशियन हिस्ट्री। दूसरा हमारा है मध्यकालीन। क्या हुआ? मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है आधुनिक भारत, मतलब आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास मतलब, अरे यार इसको हम मॉडर्न में लिख दिए हैं, यहाँ पे मेडिवल है, मेडिवल, और ये है मॉडर्न। ठीक है, तो इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, यानी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब इन तीनों में अगर बात किया जाए कि सबसे लंबे समय तक या सबसे मतलब ज़्यादा टाइम तक कौन सा टाइम पीरियड चलता है, कौन सा समय चलता है, कौन सा चलता है सबसे लंबा? अब हम डेट लिखते हैं, डेट के हिसाब से बताना। जैसे अगर हम एंशियन की बात करें तो एंशियन का मतलब ये हो गया कि जब से धरती पर मानव का जन्म हुआ, जब से धरती पर मानव का जन्म हुआ तब से हम बात करेंगे। क्योंकि धरती पर अगर हम मानव को छोड़ दें, अगर हम जैसे जानवरों की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे जानवर मतलब क्या, डायनासोर और मैमथ जैसे प्राणी हमारी धरती पर सबसे पहले जन्म लेते हैं, ठीक है, तो हमारे धरती पे सबसे पहले जन्म लेते हैं। तो अब वो मानव नहीं है, तो वो हमारा इतिहास का विषय नहीं है, वो हमारा जियोग्राफी का विषय बल्कि बनेगा। धरती की उत्पत्ति या धरती का पृथ्वी जब हमारा अस्तित्व में आता है या जब हमारा यूनिवर्स अस्तित्व में आता है, तो ये सारा हमारा ज्योग्राफी का है। इतिहास का हम तब जिक्र करेंगे जब धरती पर मानव का जन्म प्रारंभ होता है या जन्म होता है। तो इसलिए हम इसके लिए क्लियर नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं कि प्रारंभ है। प्रारंभ यानी स्टार्टिंग से लेकर कब तक हमारा एंशियंट चलेगा? ये चलेगा 712 एडी तक। तो यही 712 एडी है जब भारत पर पहला मुस्लिम अटैक होता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम का। तो हमारे भारत में पहली बार एक नए धर्म का आगमन होता है, ठीक है, और वो धर्म कौन सा होता है? मुस्लिम धर्म होता है। तो मुस्लिम धर्म के रूप में भारत पर पहला विदेशी अटैक या भारत पर पहला अरब अटैक, क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो कहाँ का रहने वाला था? अरब का रहने वाला था, और वो भारत पर अटैक करता है 712 ईस्वी में। और इसी जैसे ही वो भारत पर अटैक करता है वैसे ही एंशियन इंडिया का जो चैप्टर है उसको क्लोज कर दिया जाता है, और यही से शुरू हो जाता है 712 एडी से हमारा क्या? मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। और ये चलता है हमारा कब तक? ये चलता है हमारा मुगल बादशाह औरंगजेब के मृत्यु तक। यानी जो मुगलों का सबसे शक्तिशाली अंतिम मुगल बादशाह होता है वो औरंगजेब होता है, और औरंगजेब का डेथ होता है 1707 में। और जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है, मेडिवल इंडिया का चैप्टर क्लोज करके मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। क्या करें प्रीति? क्या चीज़ यहाँ पे? नहीं नहीं, प्राचीन इतिहास के पहले ने, प्राचीन इतिहास मतलब अभी तो स्टार्टिंग है। अभी जो वैदिक काल देख रही हो या जो सोच रही हो ना, अभी तो इसी के हम पार्ट को डिवाइड करेंगे, अभी सब कुछ आगे आ जाएगा। तो ऐतिहासिक काल में है, इससे सबसे पहले जो था वो पाषाण काल था, इसके बाद देखो पाषाण काल से तो स्टार्ट होता ही है। पाषाण मतलब पत्थरों का काल, यानी जिस समय मानव ने या आदि मानव ने पत्थरों के औजारों का या पत्थरों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करना शुरू कर दिया, उसी को हम पाषाण काल कहते हैं, ठीक है, यानी स्टोन एज। तो स्टोन एज का मतलब क्या है? जंगली जानवरों का शिकार करना है, वो पत्थर के औजारों का प्रयोग किए, ठीक है, उसी का भाला बल्लम वगैरह जो भी उनको बनाना था, चाकू टंगारी गड़सा सब कुछ उसी से बनाते थे, क्योंकि उनको अभी लोहे के बारे में जानकारी नहीं हुआ। नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज जब आया तो उनको पहली धातु के बारे में पता चलता है, कौन सा? तांबा, कापर। तो कापर के बारे में जान जाता है। अब वो क्या करते हैं, अब मतलब कि पत्थर के साथ साथ अब तांबे का यूज करना शुरू कर दिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं इतिहास में कि ताम्रपाषाण काल यानी चैल्कोलिथिक एज। जैसे ही कुछ समय आगे बढ़ते हैं वो कांसे का खोज कर लेते हैं, और मानव द्वारा बनाया गया पहला मिक्स धातु की बात करें, कांसा यानी ब्रॉन्ज होता है। और इसका प्रयोग सबसे पहले किन सभ्यतावासियों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी जो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है ना, अभी आगे आएगा क्वेश्चन पूछने का
मतलब फिर लगेगा कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ तो क्लियर हो गया। तो इसलिए अभी जो तुम सोच रही हो, जो क्वेश्चन है वो आगे अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1707 जैसे ही भारत पर मुस्लिम अटैक होता है, वहीं से एंशियंट इंडिया का चैप्टर क्लोज करके मेडुअल यानी मॉडर्न इंडिया का चैप्टर शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये अंतिम मुगल बादशाह, देखो मुगल बादशाह तो खत्म होंगे कब, 1857 की क्रांति में। अंतिम मुगल बादशाह कौन है? अंतिम मुगल बादशाह, हाँ, मुगल वंश का अंतिम, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह कौन है? हाँ, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था रंगून में। ठीक है, तो अब यहाँ से 1707 से, अब इसी 1707 से यानी औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारियों से लेकर 1707 एडी से लेकर कब तक, 1947 एडी तक हमारा चलता है आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद अगर जैसे हम यूपीएससी वगैरह में जाएंगे तो समकालीन भारत का इतिहास, समकालीन मतलब कि वो 1947 के बाद से लेके लगभग कांग्रेस वगैरह के या नेहरू तक का समय में चला जाता है। ठीक है, यूपीएससी और भी आगे उसको बढ़ा सकता है क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन तो और लंबे समय तक चलता है, तो जब तक कांग्रेस का अधिवेशन चलता है तब तक हम उसको इतिहास में ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका विभाजन। अब इस डेट को देखते हुए आप बता दो कि कौन सबसे लंबे समय तक चला होगा? प्राचीन इतिहास, क्योंकि मानव का जन्म हुआ तब से, अब हमको तो भाई सटीक जानकारी नहीं है ना कि मानव का जन्म कब से हुआ। कोई कहता है कि जैसे हिंदू ग्रंथों में या किसी भी धार्मिक ग्रंथों में देवी देवताओं को या देवताओं को मान लिया जाता है कि धरती पर मनुष्यों को भेजने वाला, या धरती पर अगर मनुष्य का जन्म हुआ तो वो भाई मतलब ईश्वर का देन है। ठीक है, मगर इतिहास इस चीज़ को नहीं मानता है। इतिहास के हिसाब से क्या है कि एक छोटे से प्राणी से धीरे धीरे विकसित होकर हम मनुष्य के रूप में पहुँचे। छछूंदर थे, उसके बाद बंदर की प्रजाति आई, बंदर से लंगूर वगैरह, चिंपैंजी, बनमानुस वगैरह, तब जाकर यहाँ तक हम होमोसेपियन से होकर यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स से हम होमोसेपियंस हुए, होमोसेपियंस से हमारा क्या, होमोसेपियंस क्या है? मानव का, हाँ, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस से आधुनिक मानव का जन्म होता है। अब देखो, जब इतिहास में ये सबसे बड़ा लंबे समय तक चला तो इतिहासकारों ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया प्राचीन इतिहास को। अब प्राचीन इतिहास को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो तरह से कर देते हैं। कुछ छूटा तो नहीं है? देखो, इसको अब क्या करेंगे, प्राचीन इतिहास को मुझे इसको नहीं लिखना चाहिए। देख रहे जगह का कुछ कमी कहाँ से ले कि सही से आ जाए। चलो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इतने में तो हो जाएगा। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास को अगर हम डिवाइड करने का प्रयास करें तो हम क्या करेंगे, ये पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, क्या है, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद है हमारा क्या, ऐतिहासिक काल। ये हमारा क्या है, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, यानी कि इतिहास को
प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अब इसको देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसको डिवाइड किया गया, यानी जैसे जैसे हमको ज़मीन के अंदर एविडेंस मिले उसी के हिसाब से हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब पहले पार्ट को किस आधार पर डिवाइड किया गया है, तो पहले पार्ट हमारा जो है, अच्छा इसकी अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं इसी से है, यहाँ से स्टार्टिंग मानक हो रहा है तो स्टार्टिंग का ही वो स्टार्टिंग है। तो ये हमारा क्या टाइमिंग की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि प्रारंभ से लेकर, हाँ, हमारा प्रागैतिहासिक काल कब तक चलता है, कब तक चलेगा प्रागैतिहासिक काल तक, तो वो चलेगा 3000 BC तक, 3000 BC तक, 8000 नहीं, वो जो तुम सोच रहे हो वो दूसरा है, 3000 BC तक चलेगा, क्योंकि 3000 BC के बाद हमारा शुरू हो जाता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्रागैतिहासिक काल में नहीं आएगा, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रारंभ से लेकर 3000 BC तक हमारा चलता है प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, और ये 3000 BC से लेकर कब तक, 600, ठीक है, 600 BC तक हमारा आएगा क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। और इसकी अगर बात करें तो ये 600 BC से लेकर, ठीक है, 600 BC से लेकर कब तक, 712, कब तक आएगा, 712 AD, क्योंकि 712 AD के बाद हमारा शुरू हो जा रहा है क्या, यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास। 712 पे जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही हमारा शुरू हो जाएगा क्या, हमारा मध्यकालीन यानी कि मेडुअल हिस्ट्री या मेडुअल इंडिया। और यहाँ से 717 से 7 में के बाद हमारा आधुनिक आ जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं लग रहा है, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, प्रारंभ यहाँ से कर रहे हैं, 3000 BC पे खत्म कर दिए। 3000 BC के बाद हमारा आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, और ये 600 BC में खत्म होता है, और 600 BC से लेकर 712 मोहम्मद बिन कासिम तक के अटैक तक का जो टाइमिंग है वो हमारा ऐतिहासिक काल में आता है। अब इसमें किसको रखा गया है प्रागैतिहासिक काल में, या किसको प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, तो देखो इस टाइम के जो मानव थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, यानी कि हमको कोई भी रिटेन एविडेंस हमको नहीं मिलते हैं, कहीं ऐसा लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलता है जिसको पढ़ने के बाद हम ये तर्क लगा सके, या तर्क क्या लगा, जब पढ़े लिए तो तर्क लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमको सटीक उनका मतलब सही से इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगा। यानी इस समय के जो मानव थे वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, या कोई भी हमको रिटेन एविडेंस नहीं मिलते थे। उसी काल टाइम पीरियड को या काल को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। पर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, हम प्री हिस्टोरिक की बात करें, तो इस समय के जो मानव थे उनको पढ़ना लिखना तो आता था, हाँ, हमको रिटेन एविडेंस भी मिलते हैं, मगर उनके लिखे हुए शब्दों को या उनकी लिपि को, उनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं। तो जिस टाइम पीरियड की चीज़ें लिखा हुआ तो मिलता है, मगर हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड को किस में रख दिया गया, आद्य ऐतिहासिक काल में। और जिस टाइम के लोग पढ़े लिखे हुए थे और उनके लिखे हुए चीज़ों को, उनकी लिपि को, उनकी भाषा को हम पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड को किस में रख दिया गया, ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल में देखा जाए तो वो सारे के सारे पार्ट आ जाएंगे उसके बाद के, क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे भी हमको चीज़ों को पढ़ लेते हैं, रिटेन एविडेंस इसका भी है, रिटेन एविडेंस इसका भी है, रिटेन एविडेंस इसका भी है। यानी मुख्य रूप से जो रिटेन एविडेंस हमको मिलते हैं वो महाजनपद के बाद से मिलते हैं, यानी महाजनपद काल से मिलते हैं। ठीक है, जो 16 महाजनपद हमारा भारत बटा हुआ था। अब यानी कि अब छोटे शब्दों में कोई भी रिटेन एविडेंस नहीं मिलते हैं, रिटेन एविडेंस मिलते हैं मगर उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, रिटेन एविडेंस मिलते हैं उसको हम पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो इसके हिसाब से इसकी डिफिनेशन को भी अगर लिखना पड़े तो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब इन तीनों टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इन तीनों टाइम पीरियड में कौन सा सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चला था? गुड, क्यों जी, सही है? प्रीति का सुन के नहीं बोल रहे हो? अच्छा, हाँ, जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है भाई, कब कोई 26 लाख साल पहले बताता है, कोई उससे भी ज़्यादा बताता है, कोई 50,000 बताएगा। तो इतिहास है, पहले की चीज़ों के बारे में कोई रिटेन एविडेंस नहीं है, जिसको जो मिला वो लिख दिया। जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, ठीक है, इस समय के पूरे इतिहास को किस आधार पर लिखा गया है? जैसे ये मार्कर है, हमको पता है ना इस मार्कर का यूज़ क्या होता है, बोर्ड पे लिखने का। किस बोर्ड पे? वाइट बोर्ड पे लिखते हैं। अगर हम मार्कर का यूज़ कर रहे हैं, वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ पे करेंगे, किस लिए करेंगे? किसी को पढ़ाने के लिए। इसका मतलब कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं,
चाहे वो कोचिंग हो सकता है या स्कूल हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि उस समय हम इस मार्कर के हिसाब से, जैसे मान लो कि अब हम ये मार्कर ज़मीन की खुदाई हुआ, मान लो कुआं खोद रहे थे उसमें मिल गया, या किसी भी काम से खुदाई हो रहा था, चाहे इसी पर्पज़ से ही हम खुदाई कर रहे हैं कि उस समय यहाँ पे हम देखते हैं भाई हमको डाउट है कि कोई प्राचीन सभ्यता रहा होगा, हमने खुदाई करवाया, उसमें से हमको ये मार्कर मिला, सिर्फ मार्कर मिला और हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिला। अब इस मार्कर एक मार्कर मिलने की वजह से हमने पूरी इतिहास को लिख डाला उस टाइम पीरियड का। अब हम क्या लिखेंगे, हाँ जैसे कि अब ये मार्कर मिल गया, हमको नहीं पता कि ये कितने साल पुराना है, तो इसके लिए हमने बताया था किससे पता चलेगा, कार्बन 14। तो कार्बन 14 एक प्रकार का यंत्र है जिससे हम प्राचीन वस्तुओं की तिथि का निर्धारण करते हैं। ठीक है, कि कोई वस्तु कितनी साल पुराना है, इस बात की अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए कार्बन 14 का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कार्बन 14 से हमको ये पता चला कि ये जो मार्कर है आज से 5000 साल पहले इस जमीन के अंदर धंसा हुआ था, यानी कि आज से 5000 साल पहले जो भी व्यक्ति या जो भी मानव थे वो इस मार्कर का यूज करना जानते थे। अब अगर इस मार्कर का वो यूज करना जानते थे और आज से 5000 साल पहले, तो 2000 साल हमारा ये चल रहा है और 3000 साल बैक में जाएंगे, तो क्या हो गया हमारा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले मार्कर का यूज या मार्कर का प्रयोग कि वो चल रहा है। जो भी पूछना है, डाउट है, डिस्कस करो, नो प्रॉब्लम, डिस्कस करो, होने दो, और मत देखो, मेरे तरफ देखो, बोलो क्या बोल रही थी, अब बोलो। बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक काल है तो उसमें 3 पार्ट्स उसके हैं। हाँ, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। हाँ, क्या जो बता रहे हैं। और जो ये इतिहास का जो तीनों काल है ये तो ऐतिहासिक काल में आएगा ना। उसमें जो मत देखो, वो दोनों तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। एक अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो जानते हो क्या करते हैं, पहले इसको हम लिख देते हैं, इसको लिखने के बाद यहाँ से इसको हम एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न यहाँ से भी कर देते हैं। दोनों तरह से इतिहास में लोग इसको पढ़ाते हैं, उसमें मत जाओ, बस चार्ट पेपर देखो। और यहाँ पे 8,000 BC होगा। 8000 BC नहीं होगा, अभी देखो कितने हज़ार BC होगा। 8000 इसको कर देंगे तो हम आधे ऐतिहासिक को ले लेंगे, यानी कि चलो अच्छा इसे देखो, 8000 अगर हम इसको ले लेते हैं लास्ट अगर, तो इसका मतलब कि ये 8000 से फिर एक लास्ट अगर 8000 खत्म हो रहा है तो 8000 से ये चलेगा, तो अगर इसको 8000 से लोगी तो 8000 का 8000 BC, तो 8000 BC इसको लोगी तो आज के डेट के हिसाब से 10,000 हो जाएगा। तो तुम बताओ कि 10,000 पहले मतलब कि आज से 5000 साल पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता था, आज से 5000 पहले सिंधु घाटी सभ्यता था। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम नहीं पढ़ सके तो हम 10,000 पहले की लिपि को हम कैसे पढ़ सकते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिपि शुरू होता है हमारा। और अगर तुम बैक में जाओगे 10,000 साल पहले तो वो हम आ जाएंगे प्रागैतिहासिक काल में, और प्रागैतिहासिक काल के मानव को लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, उनको किसी लिपि किसी स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी ही नहीं था। उसमें मत कन्फ्यूज हो, उसका भी क्लियर हो जाएगा, अभी आगे हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, अधूरा काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों टाइम पीरियड में सबसे लंबे समय तक कौन सा है, ये है। अब इसको भी क्या करें, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, यार गोविंद चला गया, कहीं इंक खत्म हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। देखो अब यही हमारा क्या होगा, प्रागैतिहासिक काल काफ़ी लंबे समय तक था, और इस समय 2 तरह की चीज़ें यूज होता था, एक तो पाषाण यानी पत्थर की चीज़ें, और दूसरा मेटल यानी धातु का। तो पत्थर की अगर हम करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाषाण, पाषाण काल। पाषाण मतलब स्टोन, ठीक है, स्टोन एज। तो स्टोन एज में हमारा क्या क्या आएगा, स्टोन एज में हमारा आएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, हाँ पूरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण का मतलब हमारा मेसोलिथिक, उसके बाद आएगा हमारा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल मतलब इंक लेके आओ यार, इंक है नहीं है, अभी खत्म हो जाएगा, और ग्रीन वाला मार्कर भी लेते आना। गया वो, कदो पगलाया ना करे हम,
उसको जो भी साफ करना है अपना साफ करे, अपना उनसे बात करे। हम कोई झूठा पकड़ाएगा तो किसी दिन भगा देंगे उसको मार के। हाँ, खिसिया देता है। पहले संडास साफ करेगा, फिर आएगा पैसा पैसा करेगा जो है घर। सर इसमें ताम्र मसाला काल भी होता है। हाँ, ये फीस वाला जो हुआ नहीं रसगुल्ला वो कब लेकर के गए हैं? फीस वाला पुरनका नहीं लग रहा है क्यों, उसको क्यों देख रहे थे? इस चार्ट को पूरा कर ले। तुम लोग ना दूध दही वगैरह कुछ खा के आते नहीं हो, इसलिए तुम लोग जो है कि एकदम वो हो जाते, कैपेसिटी रहता ही नहीं है। प्रीति कैसे पढ़ लेती है, वो भी तो नहीं। अरे मत कुछ बोलना, रिकॉर्डिंग चल रहा है। माइक भी लगा है, आवाज़ भी जाएगा, बर्दाश्त करो, बाद में कुछ बोल लेना। हाँ तब नहीं, हम सही बता रहे हैं। कैपेसिटी पसार काल भी स्टार्ट होता है ना, नौ पसार काल के बाद। नवपाषाण काल हो गया ना, नियोलिथिक एज। ठीक है, तो देखो पत्थर का काल यानी जब मानव ने पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कब आया? ताम्रपाषाण काल वो भी आ रहा है। कब आया? चलो इसीलिए तो कह रहे हैं ना, ये जितना जल्दी जानने का वो रहता है। सबर नाम की चीज़ है ही नहीं तुम्हारे अंदर। सबर, सब्र। तो हम लोग बोलते हैं सबर करो सबर करो, सबर बड़ी चीज़ है। आज रात को चांद दिखा है, कल सवेरे ईद है। ठीक है, तो सबर किया करो, तभी त्यौहार अच्छा बीतेगा। देखो ये तो पाषाण काल हो गया यानी कि स्टोन एज। और उसके बाद हमारा चलेगा क्या, धातु काल। कौन सा चलेगा, धातु काल। धातु काल इसको यहीं पे लिख दें। धातु काल मतलब मेटल एज। ठीक है, जैसे ही नियोलिथिक यानी कि नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल समाप्त होता है, इसी टाइम नवपाषाण काल में ही जो मानव थे वो क्या कर लिए, वो एक नए धातु का, एक नए मेटल की खोज कर लिए। ठीक है, किसका, तांबे का। तो तांबे की खोज हो जाने की वजह से अब ये पत्थर के औजार कम यूज करते थे। अब हम किसको बोलेंगे, चैल्कोलिथिक एज या फिर ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल का मतलब ये हुआ कि जिस समय मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, उसी काल को हम चैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। यानी कि अब जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये मान लो पत्थर का है पूरा। ठीक है, अब ये पत्थर है, तो नीचे के साइड में पूरी पत्थर है, ऊपर का जो नोक है इसको हम तांबे का बनाकर इसमें लगा दिए, क्योंकि पत्थर का नोक टूट सकता है, तांबे का टूटेगा नहीं अगर हम किसी को मारते हैं फेंक के। तो ठीक है, तो इस तरह से यानी कि दोनों को मिक्स नहीं बल्कि दोनों को साथ साथ वो यूज किए। हाँ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाण काल यानी चैल्कोलिथिक एज। तो ये हमारा पहला चलता है धातुओं में ताम्र। और ताम्रपाषाण काल के बाद मानव ने खोज कर लिया किसका, कांसा यानी कि ब्रोंज। ठीक है, तो इसके बाद हमारा हो जाता है कांस्य। इसको इंग्लिश में लिख दें, इसके बाद हमारा चलता है कांस्य युग। कांस्य युग मतलब ब्रोंज एज, ब्रोंज एज। उसके बाद हमारा होता है लौह युग। लौह युग यानी कि अब मानव ने लोहे के बारे में भी जानकारी हासिल कर लिया। लौह युग मतलब आयरन एज, आयरन मैन। ठीक है, अब ये तांबा का यानी ताम्रयुगीन सभ्यता की अगर बात करें ना, तो ये तांबे का प्रयोग वो 4000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक में किए। 4000 बीसी से लेके 3000 बीसी तक, यानी कि लगभग 1000 सालों तक जो है मानव ने किसका, तांबे का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया। 4000 से लेके 3000 बीसी, क्योंकि 3000 बीसी के बाद हमारा 3000 बीसी से शुरू हो जाता है क्या, कांस्य युग। कांस्य युग। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछे कि किस सभ्यता के लोगों ने तांबे का प्रयोग सबसे पहले करना शुरू किया, तो नवपाषाण यानी नियोलिथिक एज के ही लोग थे। जब इन्होंने तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो इतिहासकारों ने क्या किया, उसी में से काट कर अलग कर दिया क्या, चैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल के बाद हमारा शुरू हो जाता है क्या, कांस्य युग या कांस्य काल कह सकते हैं। ठीक है, तो कांस्य मतलब कांसा। तो कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना हुआ था, तो ये बना हुआ था तांबा
प्लस टीन, यानी कि कॉपर प्लस टीन मिलाकर क्या बन गया? ब्रोंज। क्या बन गया? ब्रोंज। और ये कांस्य। कांस्य। और कांस्य ही हो गया हमारा क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता का संबंध किन सभ्यता से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ग्रीन इंक लाए हो क्या? चलने दो।